मैं हूं सलीम खालिक, के साथ मौजूद हूँ कराची जिमखाना में। आज हम बात करेंगे आसिफ इकबाल साहब से, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन हैं और 1975 और 79 के जो वर्ल्ड कप थे दोनों में उन्होंने पाकिस्तान टीम की क़यादत की थी। उसके अलावा शारजा में जो क्रिकेट शुरू हुई थी उसमें इनका बड़ा अहम किरदार था। CBFS के तहत जो बेनिफिट प्लेयर्स के मिलते भी थे उसमें काफ़ी प्लेयर्स का फ़ायदा भी हुआ था उसमें। उनसे बात करेंगे पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, वर्ल्ड कप में क्या चांसेस हैं पाकिस्तान के, कैप्टनसी पाकिस्तान के जो मामला हैं, इंडिया पाकिस्तान सीरीज़, इन तमाम उमूर में उनसे गुफ्तगू करेंगे। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आसिफ साहब, इंग्लैंड से आप आए हैं कराची, वैसे इंग्लैंड वाला मौसम ही आपको मिल रहा होगा यहाँ पे, बारिश भी हुई है, बड़ा अच्छा मौसम हो गया। हाँ, कैसा टाइम अच्छा गुजर रहा है यहाँ पे आपका? बस प्राइवेट विजिट है, बहुत अरसे के बाद आया हूँ तो अच्छा लग रहा है कराची। मिस करते हैं पाकिस्तान को? ऑलवेज ऑलवेज। तो पाकिस्तान क्रिकेट जो है उससे अब आपका ऐसा डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं रहा बिल्कुल। आप जब इंग्लैंड चले गए उसके बाद आपने कोई ऐसी, मुझे नहीं ख्याल पड़ रहा कि मैंने कोई याद पड़ता कोई ऐसी पोस्ट आपको मिली हो कभी? नहीं, तो कोई ख़ास वजह उसकी दूरी की आप वैसे? नहीं, कोई वजह नहीं, कोई ख़ास वजह नहीं है। देखें, एक क्रिकेट छोड़ने के बाद जो एक परसेप्शन है कि जी आप पाकिस्तान के लिए खेलें या जिस मुल्क के भी आप खिलाड़ी हैं, आप उसके खेलें हैं तो आपका इन्वॉल्वमेंट कोई ऑफिशियल पोजीशन में होना ज़रूरी है, वो मेरा ख्याल नहीं है। जहाँ तक कोचिंग, पहले कई हुआ करता था ना कि जो एक्स खिलाड़ी है उससे आप एक्सपेक्ट करते थे कि वो टीम को कोच करे। हर कोई कोच नहीं बन सकता, बेशक वो चाहे कितना ही अच्छा खिलाड़ी क्यों ना हो। कोचिंग भी एक स्पेशलाइज्ड जॉब है, उसके लिए आपको बाकायदा, आई थिंक बिसाइड्स द राइट टेम्परमेंट एंड मैन मैनेजमेंट, बाकायदा एक, आई थिंक उसका एक तौर तरीक़ा है जो आपको वो पहले, आजकल तो आई थिंक बाकायदा टेस्ट होते हैं कोचिंग के, एंड यू हैव टू गो थ्रू लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जो भी होते हैं। तो मुझे इंटरेस्ट नहीं था उसमें, आई थिंक वो एक शौक़ की बात है। खेलना क्रिकेट वाज माय पैशन, आई वांटेड टू प्ले क्रिकेट, और अल्लाह का बड़ा करम है कि आई डिड मैनेज टू प्ले दैट, फुलफिल माय ड्रीम, एंड मुल्क के लिए खेला, तो वो एक बहुत बड़ा एजाज़ था। उसके बाद कोई मैं ऑफिशियल कैपेसिटी में क्रिकेट बोर्ड के साथ ताल्लुक़ नहीं था। पाकिस्तान क्रिकेट पे नज़र रखते हैं आप क्या? ऑलवेज। टीम की परफॉर्मेंस कैसी? ऑलवेज। देखें, आजकल तो ख़ास तौर पे जो हर चीज़ लाइव होती है, एवरी मैच इज़ टेलीकास्ट एंड देयर इज़ सो मच क्रिकेट। हमारे ज़माने में तो क्रिकेट का एक सीज़न हुआ करता था, अब तो क्रिकेट सारा साल खेली जाती है, एंड ऑल्सो बिकॉज सो मेनी डिफरेंट फॉर्मेट्स दे हैव टेकन ओवर। टेस्ट क्रिकेट थी, हमारे ज़माने में तो टेस्ट क्रिकेट ही थी, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई करियर फिर वो करी पैकर की वजह से ODI क्रिकेट भी आ गई थी, बट अब तो T10 भी आ गया, T20 भी आ गया, और पता नहीं क्या क्या। ऑल्दो आई डोंट थिंक T10 इज़ एक्चुअल क्रिकेट, बट T20 के बारे में भी हम यही कहते थे कि इट्स नॉट क्रिकेट बट इट हैज़ टेकन ओवर। तो आई थिंक कि यस, क्रिकेट के साथ तो वो जब तक ज़िंदा है वाबस्ता रहेगा। टेस्ट में आपने काफ़ी पाकिस्तान की क़यादत की, टीम की सब परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती थी। अब मगर जो पाकिस्तान टीम की टेस्ट में परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है। अभी साउथ अफ्रीका में भी तीनों टेस्ट हार गए, बड़े मायूसी तो होती होगी आपको? नहीं, मायूसी तो ज़रूर होती है जब टीम जब भी हारती है, लेकिन आई डोंट थिंक कि साउथ अफ्रीका में जाकर हारने से कोई ज़्यादा मायूसी होनी चाहिए। इसलिए कि देखें, ट्रेंड है, इंटरनेशनल ट्रेंड है कि जो भी टीम विज़िट करती है दूसरे मुल्क में, बहुत ही कम टीमें हैं जो जाकर वहाँ टेस्ट मैचेस जीतते हैं या सीरीज़ जीतते हैं। हालिया में जो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया, आई थिंक फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंडो ऑस्ट्रेलियन टेस्ट क्रिकेट के वो एक टेस्ट सीरीज़ वहाँ जीते हैं। लाइकवाइज साउथ अफ्रीका अगर पाकिस्तान आती है तो यहाँ हारती है, और हम वहाँ जाते हैं तो वो हारते हैं। तो दैट शुड बी द, आई थिंक जज करने का वो बैरोमीटर नहीं होना चाहिए कि टीम दूसरे मुल्क में जाकर हार जाती है तो मायूसी तो कहीं भी आप हारते हैं ज़रूर होती है, लेकिन टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड आपको ज़रूरी है कि दूसरे मुल्क में जब आप जाते हैं तो वहाँ भी आप परफॉर्म करें और जीतें। देन ओनली यू कैन बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड, और यू कैन बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तकलीफ़ मुझे उससे ज़्यादा हुई जब हम UAE में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हारे, और वो भी 2 ऐसे अचीवेबल टारगेट्स थे जो हम अचीव कर सकते थे। वो ज़्यादा आई थिंक टू मी वाज वेरी। तो आपको क्या ऐसी खामियां नज़र आई पाकिस्तान की टेस्ट टीम में जिसकी वजह से UAE में भी हमारी परफॉर्मेंस ख़राब रही और साउथ अफ्रीका में भी? देखें, खामियां तो खैर आई थिंक गलत हो गया मेरा स्टेटमेंट कि अगर मैं कहूँ कि खामियां नज़र आई। आई थिंक कि जो डिसअपॉइंटिंग बात थी वो ये कि हम हमेशा कहते आते हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग बहुत कमज़ोर है और बॉलिंग बहुत अच्छी है, जो मैं मानता हूँ। आई थिंक हमारी बॉलिंग एक्सेप्शनली इस वक्त दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड है। सीम अटैक भी बहुत अच्छा है, हमारा स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं। UAE में जो डिसअपॉइंटमेंट हुई वो ये हुई कि जब 2 टेस्ट मैचेस जो हम हारे,
वो काफ़ी छोटे टारगेट्स थे, प्लेइंग कंडीशन जो हमें फेवर करती थी, सूटेबल थी। और उनका एक आई थिंक जो स्पिनर था पटेल, आई थिंक हिज नेम इज़ एजाज पटेल, जी हाँ, वो आई थिंक पहले टेस्ट में वो कोई 5-6 आउट कर गया सेकंड इनिंग्स में, और वो टेस्ट मैच जीता। जबकि हम जानते हैं कि इट्स ए नोन फैक्ट कि सब कॉन्टिनेंट की जो टीम्स हैं वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलती हैं, और ऐसी रेजिंग टर्निंग विकेट नहीं थी। और जो पोजीशन जिसमें हम थे, जिस पोजीशन में हम थे, बहुत कम रन से हमें करना था, विकेटें हाथ में थी, एंड येट वी लॉस्ट। तो वो मैं कहूँगा खामी जो है वो कमज़ोरी है। वो कमज़ोरी वो ये है कि हमारा माइंडसेट जो है। और यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि देखें, हमारे पास न सिर्फ हमारे पास बल्कि हर मुल्क में अब एक उनका कोचिंग स्टाफ होता है। आप एक हेड कोच रखते हैं, फिर उसके बाद आप स्पेशलाइज्ड कोचेज़ रखते हैं, एक बैटिंग कोच होता है, एक बॉलिंग कोच होता है, इस तरह से फील्डिंग कोच होता है, वगैरह वगैरह। बैटिंग कोच का रोल क्या होता है? बैट्समैन जब फील्ड के अंदर चला जाता है तो कोच तो साथ नहीं रहता। जो भी बैट्समैन परफॉर्म करता है वो उसकी अपनी खूबियाँ होती है, वो हाउ अपने आप को अडेप्ट करता है, किस तरह से वो सिचुएशन को देखकर अपनी गेम को चेंज करता है, तो वो उसका अपनी परफॉर्मेंस होती है। लेकिन माइंडसेट जो है, जो तैयार करके भेजना है, वो कोच का काम है। जो किसी बैट्समैन में देखें, वंस ही बिकम्स ए टेस्ट क्रिकेटर, आप उसको टेक्निक तो नहीं सिखा सकते, लेकिन यकीनी तौर पर ये आप उसको बता सकते हैं कि सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, वो सारा कुछ दिमाग में होता है। तो जो माइंडसेट है, आई थिंक जो हम ये हमेशा कहते आते हैं कि जी हमारी बैटिंग बड़ी कमज़ोर है, तो जब आप स्पेशलिस्ट कोच रखें, एक हेड कोच के ऊपर है, उसका काम ये है कि वो जो माइंडसेट है उसको ठीक करे। और जो दूसरी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूटरी फैक्टर जो मेरे ख्याल से है, जो ये बैटिंग के बारे में जो हम कंप्लेन करते हैं, वो है टू मच इन्फ्लुएंस ऑफ लिमिटेड ओवर क्रिकेट। T20 बास खिलाड़ी आप देखें, हम बात करते हैं कि जिनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, जो टेलीविज़न पे नज़र आता है, इन्होंने T20 जिता दिया, पाकिस्तान टीम नंबर 1 इन द वर्ल्ड है, तो उनके नाम बन गए हैं। तो आप उन्हीं खिलाड़ियों को फिर टेस्ट में ट्राई करते हैं, जो टोटली डिफरेंट फॉर्मेट है। आई थिंक वो जो माइंडसेट एक होता है लिमिटेड ओवर क्रिकेट में, वो आप टेस्ट क्रिकेट में अप्लाई नहीं कर सकते। यू हैव टू अडेप्ट, यू हैव टू चेंज, एंड आई नोटिस दैट सम ऑफ आवर प्लेयर्स आर नॉट डूइंग दैट। वो उसी माइंडसेट से खेलते हैं as though they are playing limited over cricket, and I think that's one of the main reason हम जो बैटिंग में कमज़ोरी की जो बात करते हैं, जो हम यूएई में जो हारे हैं, आई एम नॉट रियली दैट मच परटर्ब्ड या डिस्टर्ब्ड कि हम साउथ अफ्रीका में हारे, बिकॉज साउथ अफ्रीका में उन कंडीशंस में हमारे बैट्समैन दे शुड हैव, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई उनका एक्सक्यूज़ नहीं देना चाह रहा हूँ। रीज़न अगर आप देखें, रीज़न क्या है, वो यही है कि दैट वी आर अनेबल टू कोप विद इट, बिकॉज बाउंसी विकेट्स हैं, उनके बॉलर्स तेज़ फास्ट बॉलर्स हैं, एंड ये कहना गलत होगा कि जी विकेटें जो हैं वो सब स्टैंडर्ड थी या ख़राब थी, बिकॉज उन्हीं विकेट पर आप अलाउ करे हैं एक साउथ अफ्रीकन इनिंग्स को जो 400 रन करे हों या 300 के प्लस किए हैं। तो इफ़ देवर गुड इनफ, जो हम कहते हैं हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, उसके खिलाफ वो अगर रन्स बना सकते हैं, तो फिर हमारी बैटिंग क्यों उससे बेहतर कोप नहीं कर सकती। बिल्कुल, और कंडीशन भी ऐसी थी ज़ाहिर है कि जहाँ पे बॉलर्स को मदद मिलनी चाहिए थी। मिकी आर्थर की कोचिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? वो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे हैं? द रोल ऑफ ए कोच इज़, जैसा मैं कह रहा हूँ ना, अगर माजी में जाएँ हम, तो एक मैनेजर होता था और एक असिस्टेंट मैनेजर होता था, और कोई हमारा स्टाफ नहीं होता था, बट ऑल दैट हैज़ चेंज्ड, और मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, होना चाहिए, बिकॉज चूँकि क्रिकेट जो है इज़ नो लॉन्गर ए स्पोर्ट। हमारे ज़माने में सिर्फ एक खेल था, वो अब खेल नहीं है, अब एक इंडस्ट्री बन गई है और एक प्रोफेशन बन गया है। हमारे ज़माने में द लफ्ज़ प्रोफेशनल क्रिकेटर को बुरा समझा जाता था, बिकॉज खेलते थे, लेकिन अब खेल जो है वो रोज़ी बन गई है, और खिलाड़ियों को तैयार करना न सिर्फ बैटिंग के लिए या बैट्समैन हो और बॉलिंग के लिए, बल्कि फ़िज़िकली उनको फिट रहना पड़ता है, बिकॉज डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ खेल वो खेल रहे हैं, और उसके लिए उनको न सिर्फ जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था माइंडसेट की, बल्कि फ़िज़िकली उनको ज़्यादा फिट रहना पड़ता है। और जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिव फैक्टर आई थिंक जो इम्प्रूवमेंट जो आया है वो है फील्डिंग में। इट्स अमेजिंग ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ लिमिटेड ओवर क्रिकेट। फील्डिंग स्टैंडर्ड बहुत बढ़ गया है, लेकिन येस आई डू बिलीव कि कोचिंग स्टाफ जो है उनका एक रोल होता है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगा कि अगर टीम डिलीवर नहीं कर रही है
तो हम हमेशा खिलाड़ियों के बारे में बात करते हैं, हम हमेशा खिलाड़ियों को क्रिटिसाइज़ करते हैं। आई थिंक देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ, क्या कहना चाहिए, असेसमेंट या एवैल्यूएशन कोचिंग स्टाफ की भी होनी चाहिए कि अगर आपको वहाँ रखा गया है तो आप किस तरह से डिलीवर करें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम बात करते हैं कि जी बैटिंग हमारी कमज़ोर है, तो क्या वजूहत हैं बैटिंग कमज़ोर है? बिकॉज टैलेंट तो है आपके पास, तो उस टैलेंट का बेस्ट इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? क्या वजूहत है? इज़ इट टेक्निकली कोई इनमें फ्लॉ है? अगर टेक्निकल फ्लॉ है तो वो कोच का काम है ठीक करना। माइंडसेट का अगर कोई फ्लॉ है, अगेन कोचिंग स्टाफ का, आई डोंट नो इट कम्स अंडर बैटिंग कोच, या आजकल तो सुना साथ साइकियाट्रिस्ट भी जाता है, या मुख्तलिफ क्या कहना चाहिए, जाता नहीं है, जाना चाहिए, कुछ होना चाहिए, करते हैं। आई थिंक बहुत सारे इंटरनेशनल टीम्स जो हैं, तो कोचिंग स्टाफ इटसेल्फ जो है, अब हम बात करें पूरी टीम जाती है, आई थिंक कोई 10 से 15 लोग कोचिंग स्टाफ में हर चीज़ का कोच है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो अकाउंटेबिलिटी, द ओनली पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इट, कि सिर्फ खिलाड़ियों को आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालनी चाहिए। देयर हैज़ टू बी सम अकाउंटेबिलिटी ऑफ कोचिंग स्टाफ टू। मैंने आपके एक स्टेटमेंट देखा था पिछले दिनों, जो आपने ये कहा था कि सरफराज अहमद जो इनको टेस्ट कैप्टनसी नहीं करनी चाहिए, सिर्फ लिमिटेड ओवर्स में करनी चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं करनी चाहिए, मेरा अपना व्यू है। मैं समझता हूँ कि उन्हें ODI और T20 50 ओवर T20 में ही का कप्तान होना चाहिए, बिकॉज एक तो उनकी परफॉर्मेंस देखें आप, T20 में हम नंबर 1 इन द वर्ल्ड हैं एंड सरफराज इज़ द कैप्टन, और ODIs में हम चैम्पियंस ट्रॉफी के चैम्पियन हैं, सरफराज इज़ द कैप्टन। तो हो ये रहा है कि जब टेस्ट मैचेस में हमारी परफॉर्मेंस ख़राब होती है और जब हम हार जाते हैं या परफॉर्मेंस अच्छी नहीं करते हैं, तो उनके जो अचीवमेंट्स हैं वो लोग भूल कर उनको क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं टेस्ट क्रिकेट में। और मेरा ये व्यू है कि बिकॉज ऑफ दैट उनके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर बढ़ गया है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न आई थिंक कि उनको T20 और ODI ही का कप्तान होना चाहिए, टेस्ट क्रिकेट का नहीं होना चाहिए। 1975 का जो वर्ल्ड कप हुआ, 79 का जो वर्ल्ड कप हुआ, आप उस पर कैप्टन थे, अब दोबारा वर्ल्ड कप होने वाला है, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस कैसे रहेगी? देखें, क्रिकेट बिल्कुल बदल गई है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आ गए हैं, खिलाड़ियों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, द वे दे प्ले क्रिकेट उसमें चेंजेस आ गए हैं। तो उस लिहाज से अब लिमिटेड ओवर क्रिकेट में जो वर्ल्ड कप की आप बात कर रहे हो, आई डोंट थिंक कि कोई भी टीम एज ए फेवरेट जाएगी। चैम्पियंस ट्रॉफी में इंडिया वाज ऑड्स ऑन फेवरेट टू विन फ्रॉम द डे 1। उन्होंने पाकिस्तान की थ्रैशिंग की थी, पहला मैच जो पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था, वही एक्सक्यूज़ मी, वही पाकिस्तान टीम जो है फाइनल्स में इंडिया को थ्रैश किया। तो लिमिटेड ओवर क्रिकेट में आई थिंक द टीम दैट प्लेज वेल ऑन द डे वो जीतती है, बेशक कोई भी फेवरेट बन के जाए ऑन पेपर, बट परफॉर्मेंस वाइज ऑन द डे वाली परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान टीम के जीतने का उतना ही चांस है जितना किसी और टीम का है। अब पाकिस्तान में जैसे PSL होती है, मैच आ रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ मैच हो रहे हैं, वैसे UAE में भी कराते हैं, तो उसका आप किस नज़र से देखते हैं? अच्छा है कि बहुत अच्छा है, इसलिए कि देखें ना, PSL लाइक IPL है इंडिया का, या बिग बैश है ऑस्ट्रेलिया का, या और भी दूसरे जो वो हैं, ये जो T20 इवेंट्स होते हैं, उससे आपको दो चीज़ों का फ़ायदा है। एक तो क्राउड का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होता है उसमें, तो वो एक अच्छी बात है कि शौक़ बढ़ा है यंगर जनरेशन का, और दूसरा रेवेन्यू जनरेटिंग है सारे इवेंट्स जो होते हैं, और उससे खिलाड़ियों का फ़ायदा हो रहा है, उससे क्रिकेट का फ़ायदा हो रहा है, क्रिकेट बोर्ड को रेवेन्यू बहुत ज़्यादा मिलता है। और ऑल्दो फ्रेंचाइजेस प्राइवेट होते हैं, लेकिन फ़ायदा खिलाड़ियों का होता है और ऑल्सो बोर्ड का। तो वो जो रेवेन्यू जनरेट होता, एक तो खिलाड़ियाँ आर बेनिफिटिंग आउट ऑफ इट, और जो बोर्ड के पास जो रेवेन्यू एक्स्ट्रा आ रहा है, उससे दे कैन इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ क्रिकेट ऑफ द कंट्री। तो आई थिंक इट्स बहुत अच्छी चीज़ है। फ़ायदा तो प्लेयर्स का आपने भी बड़ा कराया था, जो शारजा में इवेंट होता था। मैं फ़ायदा नहीं कराया था, बेनिफिट उनको काफ़ी माली उस वक्त इतने मौके उनके पास है नहीं, लेकिन मिलते जी। आई थिंक द लफ्ज़ फ़ायदा तो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन आई थिंक मेरा जो सबसे बड़ा क्या कहना चाहिए, आई जेन्युइनली बिलीव कि मेरा एक जो ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन बिसाइड्स रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री एंड द ऑनर ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, वो है मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिली है क्रिकेट से, वो शारजा से मिली है, जहाँ क्रिकेटर्स बेनिफिट फंड सीरीज़ में हम उन खिलाड़ियों का जिनको हम भूल गए थे, जो पास्ट क्रिकेटर्स थे, पाकिस्तान के ग्रेट्स, इंडिया के ग्रेट्स लाइक हनीफ मोहम्मद, फजल महमूद, कारदा साहब, उसी तरह इंडिया के मुश्ताक अली और पॉली उमरिकर, इस तरह के जो बड़े बड़े नाम थे,
जो लोग भूल गए थे उनको, और उनके फाइनेंशियल इतने अच्छे कंडीशंस नहीं थे। तो बुखातिर के जो एक ताजर शारजा के एक बिजनेसमैन हैं, उनके साथ मिलकर ये जो हमने कॉन्सेप्ट वो किया था CBFS का, तो खिलाड़ियों को हम एक बेनिफिट पर्स इन ऑनर ऑफ देयर सर्विसेज उनको जब देना शुरू किए, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत सेटिस्फैक्ट्री थी। एंड आई रियली फील वेरी हैप्पी एंड प्राउड दैट आई कंट्रीब्यूटेड बैक टू क्रिकेटर्स इन सम फॉर्म और द अदर। उस ज़माने में तो शारजा में क्रिकेट भी बड़ी अच्छी थी। जावेद मियाँदाद साहब ने जो लास्ट बॉल पर छक्का लगाया था, वो तो क्रिकेट बहुत चीज़ है जो हम कभी भूल नहीं सकते। बिल्कुल उसके साथ ही। लेकिन बाद में इंडिया वाले नाराज़ भी हो गए थे कि जी सारे मैच में पाकिस्तान को जितवाने की कोशिश होती है, उन्होंने आना छोड़ दिया। देखिए वो कभी कभार ये जब बातें अक्सर जैसा आप सवाल करें तो सुनकर हंसी भी आती, इससे कि पाकिस्तान को जितवाने के लिए हम क्या करते थे। प्लेइंग कंडीशंस दोनों के लिए वही होते थे, अंपायर्स इंटरनेशनल होते थे, न्यूट्रल होते थे, लेकिन यह है कि पाकिस्तान टीम जीतती थी, तो उसमें न किसी का हाथ नहीं होता था। इंडिया नाराज़ अगर हुई है तो आई थिंक मतलब कोई जायज़ बात नहीं है। बिल्कुल, मैंने पढ़ा था जब आपने अपना आखिरी टेस्ट खेला ईडन गार्डन कोलकाता में, लोग अपनी नशस्तों से उठ गए थे आपको खराज तहसीन पेश करने के लिए। एक ऐसा माहौल था कि एक पाकिस्तानी खिलाड़ी रिटायर हो रहा है और उसके लिए इतनी इज्जत। अब जो है क्रिकेट ही नहीं होती पाकिस्तान और इंडिया की, ना इंडियन टीम यहाँ आती है, ना पता नहीं इतना अर्सा हो गया टेस्ट नहीं खेले। बड़ा आपको तो मायूसी होती होगी? बहुत ज़्यादा मायूसी ज़रूर होती है, लेकिन इंडियन टीम का यहाँ नहीं आना, आई डोंट थिंक उसमें ना इंडियन टीम या इंडियन बोर्ड का वो है क्या कहना चाहिए इंटरेस्ट है, और ना ही उनकी वजह है। और सेम गोज़ हियर कि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान गवर्नमेंट या पाकिस्तान क्रिकेट के यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही है। वो मजबूरियाँ हैं जो यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही है, और वो मजबूरियाँ जो हैं वो जब तक माइंड क्या कहना चाहिए ICC जब तक कि वो सेटिस्फाइड ना हो कि यहाँ कंडीशंस नॉर्मल हो गए और इंटरनेशनल टीम्स आ सकती हैं, तो यकीनी तौर पर वो आना ज़रूर होंगे। आई डोंट थिंक इसमें आप पाकिस्तान बोर्ड को कसूरवार ठहरा सकते हैं। कोशिश वो ज़रूर कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ लाने की, लेकिन इंडियन टीम का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं खेलना, आया वो UAE में हो या कोई न्यूट्रल ग्राउंड पे, वो बहुत तकलीफ दे है। इसलिए कि आई थिंक इंडिया और पाकिस्तान में जितनी ज़्यादा क्रिकेट हो उस फ़ायदा यकीनी तौर पर पब्लिक को भी होगा, जो चाहते हैं कि वो देखें। सारी दुनिया में आई थिंक इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस होते हैं दे आर द बिगेस्ट आई थिंक मनी स्पिनर्स एज वेल एज फॉलोइंग में अगर आप देखें। और दूसरा एक जज्बा जो खिलाड़ियों में होता है जब एक दूसरे के साथ करते हैं, ऑल्दो ऑफ द फील्ड वो बहुत फ्रेंडली है, लेकिन ऑन द फील्ड यू कैन सी हाउ पैशनेट दे आर फॉर देयर टीम, दे वांट टू डू वेल, एंड ऑल्सो इट मेक्स बिल्ड्स कैरेक्टर आउट ऑफ ए प्लेयर, बिकॉज जब वो खेलते हैं इंडिया के खिलाफ तो एक जज्बा होता है, तो उस जज्बे से खेलते हैं दोनों टीमें। ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ हमारी टीम खेलती है या भारत की टीम उस जज्बे से खेलती है, दोनों टीमें जज्बे से खेलती हैं। तो जी हाँ, यकीनी तौर पर बहुत अफसोस होता है कि वो आपस में नहीं खेल रहे हैं। थैंक यू सर। यू आर वेलकम।